नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में हम कौन कौन सी बड़ी खबरें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो यह है कि चीनी कंपनियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है एक बहुत बड़ा झटका। जानेंगे क्या है ये सब मामला। उसके बाद दूसरी, किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है ये खबर, जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। दोस्तों बहुत ही मोटिवेशनल खबर है। अगर आप किसान हैं तो इस खबर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ट्रेन चलाने को लेकर सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला। प्रवासी मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैक्ट्रियां लगाने का फैसला किया। अब किन जिलों में ये फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो जानेंगे ये सभी खबरें विस्तार से। अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो दोस्तों कर दीजिए, क्योंकि हमारी टीम दिन रात मेहनत करके आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण खबरें जुटाते हैं तो उनको इससे काफी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको हमारी ये खबरें अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों भारत के चीन समेत कुछ पड़ोसी देशों की कंपनियां अब यूपी में किसी सरकारी प्रोजेक्ट के टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से इस पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें सरकारी खरीद में कुछ निश्चित देशों के बिल्डर्स या कंपनियों के शामिल होने पर रोक के संबंध में सभी विभागों से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है। इस संबंध में सभी विभागों को एक पत्र भेजा गया है। इसमें पीपीपी वाली परियोजनाएं, राज्य द्वारा संचालित परियोजनाएं, सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों व स्थानीय निकायों की परियोजनाएं व इसमें सरकारी खरीद शामिल है। असल में भारत से लगने वाली भौगोलिक सीमा वाले देशों में चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका व नेपाल आदि हैं। वैसे तो आदेश में किसी देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मौजूदा हालात व सीमा पर तनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि इस समय चीन की कंपनियां इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। चीनी ऐप सरकार ने पहले से ही प्रतिबंधित कर दिए हैं। उधर इस रविवार को कई प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजित होने पर रेलवे परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। उत्तर रेलवे 5 सितंबर को लखनऊ से वाराणसी, दिल्ली व सुल्तानपुर के बीच 5 जोड़ी ट्रेनों को चलाएगा। इसमें 2-2 जोड़ी दिल्ली और वाराणसी व 1 जोड़ी ट्रेन सुल्तानपुर के बीच आवागमन करेगी। इन ट्रेनों का संचालन 5 और 6 सितंबर को दोनों ओर से किया जाएगा। 5 सितंबर को चारबाग से रात 8 बजे चलकर सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यही ट्रेन 6 सितंबर को दिल्ली से रात 8:50 पे रवाना होकर सुबह 5:15 पे चारबाग आएगी। ये ट्रेनें कानपुर के रास्ते चलेंगी। दूसरी ट्रेन 5 सितंबर को लखनऊ से शाम 7 बजे रवाना होकर मुरादाबाद के रास्ते सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में 6 सितंबर को ये ट्रेन दिल्ली से शाम 7:50 पर रवाना होकर सुबह 5:30 पर चारबाग आएगी। उसके बाद 5 सितंबर को सुल्तानपुर से शाम 7 बजे चलकर रात 9:45 चारबाग पहुंचेगी। वापसी में 6 सितंबर को लखनऊ से शाम 7:30 बजे रवाना होकर रात 10:45 पर सुल्तानपुर पहुंचेगी। बात करें बनारस की तो बनारस से भी 2 ट्रेनें चलेंगी। रेलवे प्रशासन ने बताया कि वाराणसी से ट्रेन 5 सितंबर को शाम 4 बजे चलकर रात 11 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में 6 सितंबर को लखनऊ से शाम 6:50 पर रवाना होकर बाराबंकी के रास्ते सुबह 3 बजे वाराणसी पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन 5 सितंबर को वाराणसी से शाम 4:30 पर रवाना होकर रायबरेली के रास्ते रात 10:35 चारबाग पहुंचेगी। वापसी में 6 सितंबर को ये ट्रेन लखनऊ से रात 8 बजे रवाना होकर वापस 2:30 पर वाराणसी पहुंचेगी। दोस्तों अब रुख करते हैं किसान भाइयों के लिए अपनी सबसे बड़ी खबर की तरफ। ये हम सब जानते हैं कि आवश्यकता विज्ञान की जननी है। यह कहावत अब यूपी के शिवराजपुर के नदिया बुजुर्ग गांव में भी चरितार्थ कर दी गई है। डीजल के दाम बढ़े तो यहाँ के युवा किसान ने एलपीजी से पंपिंग सेट चला दिया। नदिया बुजुर्ग गांव निवासी सोनू तिवारी, जो कि 28 वर्ष की आयु का है, 10वीं तक ही पढ़ा हुआ है। साल भर पहले पिता रमाशंकर का देहांत हो गया था। इसके बाद परिवार में 4 बहनों और मां की जिम्मेदारी उस पर आ गई। सोनू ने बताया कि 2 एकड़ खेती ही परिवार की आय का साधन है। इधर डीजल के बड़े भाव के चलते फसलों की सिंचाई को लेकर परेशान रहता था। हफ्ते भर पहले घर के बरामदे में तख्त पर लेटा कुछ नया करने की सोच रहा था। मन में आया कि जब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से इंजन चल सकते हैं तो एलपीजी से क्यों नहीं। मन में एकाएक आए विचार को साकार करने के लिए घर से रसोई गैस सिलेंडर लेकर सीधा खेत पहुंचा। इंजन स्टार्ट कर मन में आए ख्याल को मूर्त रूप देने में जुट गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जो कामयाबी मिले उसे देखकर वह खुद दंग रह गया। इंजन बिना किसी दिक्कत के एलपीजी से चलने लगा, यहाँ तक कि धुआं भी नहीं निकल रहा था। युवा किसान ने बताया कि इससे पहले इंजन को चालू करने के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता था। फिर एयर क्लींजर में गैस सिलेंडर रेगुलेटर की नली को डालकर नेजल से फिक्स कर दिया जाता था। इससे लगातार इंजन चलता रहता है। रेगुलेटर की मदद से गैस आपूर्ति कम और ज्यादा का स्पीड भी नियंत्रित की जा सकती है। तो 14 किलो
200 ग्राम रसोई गैस से लगातार 35 घंटे इंजन चलाकर इस लड़के ने अपना खेत सींचा। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 609 रुपए है। इसमें 14 किलो 200 ग्राम गैस होती है। किसान ने बताया कि एक सिलेंडर से 35 घंटे इंजन चलाकर वह सिंचाई कर चुका है। घंटे के हिसाब से 17 रुपए 50 पैसे की लागत आ रही है, जबकि इंजन डीजल से चलाने पर 75 रुपए प्रति घंटा की लागत आती है। उधर कोरोना संकट के चलते चौथे चरण के लॉकडाउन में केंद्र और राज्यों के बीच पहले जैसा समन्वय नजर नहीं आ रहा है। राज्यों की लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना में भी समन्वय की कमी अखर रही है। केंद्र के निर्देशों की कई राज्य अपने अपने तरीके से व्याख्या करके छूट प्रदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से भ्रम बढ़ा हुआ है और शिकायतें भी मिल रही हैं। दिल्ली में SCERT द्वारा सभी कर्मियों को सामान्य तरीके से ड्यूटी पर आने को कहा गया, जबकि केंद्र सरकार की ओर से 50% कर्मियों को बुलाने को कहा गया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल ने नाइट कर्फ्यू को मानने से इंकार कर दिया है। प्रवासी मजदूरों को लेकर दिशा निर्देश ज्यादातर राज्यों में कागजों पर सिमट कर रह गए हैं। सूत्रों ने बताया कि केंद्र के निर्देश के बाद भी श्रमिकों के लिए ट्रेन और बसें चलाने में अंतर्राज्यीय समन्वय की कमी साफ दिख रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्यों को ज्यादा अधिकार देने के बाद आपदा एक्ट को लेकर केंद्र के नियंत्रण में भी कमी नजर आ रही है। केंद्र की ओर से कानून के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी राज्यों में एक जैसा लागू नहीं हो पा रहा है। सूत्रों ने कहा कि लॉकडाउन के निर्देशों को लेकर शुरू से ही भ्रम बना रहा है, जिसकी वजह से केंद्र को 100 से ज्यादा स्पष्टीकरण विभिन्न मामलों में जारी करने पड़े, लेकिन जो प्रतिबद्धता नजर आ रही थी वह कई जगहों पर टूटी है। खासतौर पर मजदूरों के नाम पर केंद्र और कई राज्य आमने सामने आ गए हैं। दोस्तों, अब चलते चलते अपनी आज की आखिरी खबर जो कि प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। हमारे सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 10 जिलों की सूची तैयार कर ली है, जहां पर की फैक्ट्रियां लगाकर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में महामारी के दौरान कई प्रवासी श्रमिक जो अपने अपने राज्यों से बाहर काम कर रहे थे वो अपने राज्य जाने पर मजबूर हो गए थे, जिसके कारण उनको काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उनकी पीड़ा का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 10 जिलों से शुरू करके आने वाले दिनों में कुल 40 जिलों में ये फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, जिससे कई हजार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और उनको अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि यूपी सरकार इस मुद्दे पर काफी तेजी से काम कर रही है, लेकिन अभी जमीन न मिलने के कारण सरकार ने जिलों के नाम घोषित नहीं किए हैं। दरअसल सरकार ने सैटेलाइट के जरिए सर्वे का काम शुरू करा दिया और ये साफ कर दिया है कि अब वे यहाँ पर अपने राज्य में कई फैक्ट्रियां लगाकर अपने यहाँ के श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार मुहैया कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आप प्रवासी श्रमिक हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस खबर से जुड़ी हुई लाइव अपडेट आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।